ओके जी। खैर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So today's topic is AIDS. AIDS is actually a disease. It's also infectious disease. हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो infectious disease हैं, they are because of the pathogens, they are because of any organism, and they transfer from one person to another person. तो एड्स भी एक infectious disease है। एड्स एब्रीवेशन है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी syndrome. Acquired means to get from somewhere like from animals, rhesus monkeys. ये बंदरों से इंसानों में मुंतकिल हुई है, जैसे कि कोविड जो है, कोविड बैट से, चिमगादड़ों से इंसानों में ट्रांसफर हुई, वो कोरोना वायरस। तो rhesus monkeys से एड्स जो है, ये HIV वायरस इंसानों में मुंतकिल हुआ। एक्वायर्ड है, हासिल किया गया। इम्यून डेफिशिएंसी मींस इस बीमारी में इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत वीक हो जाता है। सिंड्रोम हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डिजीजेस को, एक ही वक्त में एक शख्स को टीबी भी हो जाए, कैंसर भी हो जाए, नमोनिया भी हो जाए एट द सेम टाइम। बहुत सी बीमारियां जब हो जाएं उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। पैथोजन इसका जो पॉजिटिव है वो है HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस एक रीट्रो वायरस है। अब रीट्रो वायरसेस की क्या खास बात है? रीट्रो वायरसेस जो हैं, दे हैव एबिलिटी टू डू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि दे हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट देयर RNA इनटू DNA। इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो तो RNA होता है, लेकिन ये उसको ह्यूमन में पहुंचकर कन्वर्ट कर लेते हैं DNA में। ठीक है, मैं एक वायरस का इमेज भी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। सो द वायरस इमेज इज big. Let me short it. Okay. So HIV वायरस, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो डेफिनेटली ह्यूमन में जाकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मगर किन सेल्स पर ये साइट ऑफ इंफेक्शन इसकी क्या है? इसके साइट ऑफ इंफेक्शन है टी लिम्फोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप है टी लिम्फोसाइट्स। ये उन टी लिम्फोसाइट्स में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उनके अंदर चला जाता है। सेवरल इयर्स इंक्यूबेशन पीरियड है हो सकता है इसका। कई लोगों में HIV वायरस पॉजिटिव है, दे हैव दिस वायरस, बट द प्रॉब्लम इज कि ये वायरस उनके अंदर इनएक्टिव है। ये वायरस उनमें एक्टिव ही नहीं है। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड इसका बहुत ज्यादा है जी। ये कई सालों तक भी इंक्यूबेट कर सकता है और अपने सिम्टम्स अपीयर नहीं करता। ठीक है, तो ये HIV वायरस जो है, ये टी लिम्फोसाइट्स में जब इंटरप्रेट कर जाता है तो वहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके DNA बनाता है। और वो DNA उन टी लिम्फोसाइट सेल्स के DNA के साथ अटैच होकर मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप बनाता है। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं टी लिम्फोसाइट्स, उनका DNA स्लेव बन जाता है, और मतलब गुलाम, और ये मास्टर बन जाता है। ये उनको ऑर्डर देता है कि मेरे लिए मेरी तरह के कैप्सिड प्रोटीन बनाओ, और ई लिम्फोसाइट सेल्स बनाते हैं।
ये कहता है कि मेरी तरह के जो है वो आरएनएस बनाते हैं, इतने बनाते हैं कि आखिरकार वो सेल इन वायरसेस से भरकर इतना ज्यादा उसमें जगह कम रहती है कि वो फट जाता है। तो टी लिम्फोसाइट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स खत्म हो जाते हैं, और नए वायरसेस जो उसमें से निकलते हैं वो फिर नए टी लिम्फोसाइट्स को जाकर इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं, सेम साइकिल रिपीट करते हैं। तो एचआईवी जो है इसकी साइट ऑफ इन्फेक्शन टी लिम्फोसाइट्स है, इम्यूनिटी व्हाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये हम तक पहुंचता कैसे है, ट्रांसमिशन क्या है? ब्लड फ्रॉम वन पर्सन एंटरिंग दैट ऑफ अनदर मींस एक शख्स, उसको एचआईवी एड्स है, वायरस है, वो अपना खून किसी को डोनेट करता है उसके ब्लड के थ्रू। शेयरिंग द हाइपोडर्मिक नीडल्स, ये जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एक ही इंजेक्शन हर शख्स को जो क्लिनिक में आ रहा है उसी से मेडिसिन या उसको इंजेक्ट करके दिया जा रहा है, तो वो नीडल एक सेम यूज की जा रही है। इट माइट बी द सोर्स। एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम पीनस विजाइना और एनस, सेक्सुअल कांटेक्ट थ्रू द विजाइना और पीनस, इसके थ्रू जो फ्लूइड जाएगा, हाँ वो ट्रांसमिट करेगा। अक्रॉस द प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस, अगर किसी मदर को एचआईवी वायरस के पास है तो उसके प्लेसेंटा से ब्लड वेसल्स के थ्रू फीटस को, पैदा होने वाले बच्चों को मुंतकिल हो सकता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सिंपल इज दिस, व्हेन यू हैव अ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड you must screen it, ensure it does not contain HIV। स्क्रीन करके, इंश्योर करके ब्लड लिया जाए, टेस्ट करवाकर। हाइपोडर्मिक नीडल्स इंजेक्शन जो है शुड बी स्टेरिलाइज्ड या ओनली यूज्ड वंस, बस एक मरतबा इस्तेमाल किया जाए फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। एंड अ पर्सन अवॉइड सेक्सुअल एक्टिविटी विद एनी वन एल्स which he do not or she do not know। So you should be constrained, you should be restricted only one partner, and should use the condoms for the protection, and definitely all the sexual activities should be controlled। हाँ, HIV पॉजिटिव मदर फ्रॉम हर टू द फीटस उसको ट्रांसफर हो सकता है। मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है, अप्रोप्रिएट ड्रग्स आर अवेलेबल, मेडिसिन आर अवेलेबल, के बच्चे तक ना पहुंचे। So these are the prevention and control. But now problems in attempting to control the spread of HIV. Problems हमें क्या आ रही है? Number one, we don't have any effective vaccine। हमारे पास कोई effective vaccine नहीं है इसके खिलाफ। HIV virus has a high mutation rate। HIV वायरस का म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा है। हम जो भी मेडिसिन बनाते हैं ये अपना डीएनए चेंज कर लेता है, मेडिसिन इफेक्टिव नहीं रहती। नो क्योर, वी डोंट हैव एनी मेडिसिन अगेंस्ट HIV। एक और प्रॉब्लम, जो थोड़ी बहुत ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, drugs are expensive, they are not available in all the countries, and some drugs are not effective at all। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम, सिम्टम्स। सिम्टम्स कोई खास नहीं है इसके, आम बुखार होना, सर में दर्द होना, डायरिया हो जाना, बार बार नमूनिया होना, बार बार टीबी का हो जाना। तो कोई खास ऐसी सिम्टम नहीं है जिससे इसको क्लियरली आइडेंटिफाई करें, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इसके कंट्रोल करने में। एंड another big problem, education। People do not properly educate about the risk of HIV। तो तालीम की कमी माशरे में,
इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सबब है। रीयूज ऑफ नीडल्स, वही इलाकों में, गांव देहातों में एक ही नीडल का बार बार इस्तेमाल करना, तो ये बहुत बड़ा एक मसला, ये कंट्रोल नहीं हो रहा। एंड टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, ब्लड डोनेशंस, लाखों लोग ब्लड डोनेट करते हैं, सबकी स्क्रीनिंग मुमकिन नहीं होती, और इस तरह से ब्लड लग जाता है लोगों को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल्चरल इश्यूज। किसी का अगर पता चल जाए कि इसको एचआईवी पॉजिटिव है, लोग उसका सोशल बाइकआउट कर देते हैं, लोग उससे मिलना छोड़ देते हैं, उसको बुरी नजरों से देखते हैं, सोशल बाइकआउट हो जाता है वो। हालांकि ये बीमारी हो सकता है उस बेचारे को किसी नीडल से, किसी डॉक्टर ने ऐसी नीडल इंजेक्ट कर दी हो जिसमें हो सकता है ब्लड उसने कहीं से लिया हो, उससे उसको हो गई हो। तो एचआईवी पेशेंट को लोग जो है वो बुरी नज़र से भी देखते हैं, और उससे मिलना जुलना छोड़ देते हैं, कहीं उन्हें ना ट्रांसफर हो जाए, जबकि ऐसा हाथ लगाने से ये मतलब ये नहीं मतलब ट्रांसफर होती। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एचआईवी, इट्स causes, infection, site of infection, how it transmitted, control, and problems in the control of this HIV AIDS. जी, any question? सर ये HIV और एड्स दोनों में फर्क क्या है? एड्स बीमारी है, और HIV उसका पैथोजिन है, वायरस का नाम है। एड्स तो लॉन्ग बीमारी, टर्म, अच्छा, हाँ, सही है। एड्स बीमारी HIV वायरस की वजह से होती है। तो मतलब एड्स जो है वो क्योर होना चाहिए या नहीं? जितने भी वायरल वो- इन्फेक्शंस हैं, वायरल डिजीजेज हम्म, हैं, उनके खिलाफ मेडिसिन हमारे पास नहीं है। इवन फ्लू की भी नहीं है। हम सिर्फ जो मेडिसिन खाते हैं फ्लू की, वो उसके साइड इफेक्ट्स, बुखार हो जाना, अम, सर में दर्द होना, जिसम में दर्द होना, उससे बचने के लिए मेडिसिन खाते हैं। वायरस को किल करने की मेडिसिन हमारे पास नहीं है, ना ही कोरोना की थी, ना ही किसी और वायरस की है। और सर ये अटैक जो करता है वो हमारे लिम्फोसाइट्स पे करेगा? टी लिम्फोसाइट्स। जी। टी लिम्फोसाइट्स पे करेगा, सही। और सर इसकी कोई वो है, मतलब लाइक लाइफ है खत्म होने की? HIV वायरस की अपनी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा है। सही। इसका साइकिल खत्म नहीं होता। सही। और कोई क्वेश्चन? सर और कोई क्वेश्चन है नहीं। चलो ठीक है, अब हम, जी, इकोनॉमिक फैक्टर क्या हो सकता है? देखिए सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर तो यही है एड्स के भी, कि जाहिर सी बात है कि जिस इलाके में, जिस मुल्क में ये HIV फैल जाता है, ठीक है, या होता है, तो उन मुल्कों में पाबंदियां लगा देते हैं। जो अमीर मुल्क है उनसे ट्रेड नहीं करते, ठीक है ना। और जो बंदा जिसको हो जाएगा बेचारे को, तो उस बंदे से भी लोगों का जो है ना वो इंटरेक्शन कम हो जाएगा। उसको जॉब से ही वो कहेंगे भाई, हालांकि वो वैसे तो ठीक होगा, उसे जॉब से मतलब फारिग कर दिया जाएगा। तो किसी भी कंट्री में भी, मैं बल्कि ये एक आपके सामने अटैच कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ, ताकि आप क्लियरली इसको देख लें। बाकी तो हम पढ़ चुके हैं। ये देखिए, ये आपके सामने है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। गुर्बत की वजह से फिर कंट्रोल नहीं हासिल किया जाता, ठीक है। और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि जो बंदा एड्स हो जाएगा, मर जाएगा, यतीम होंगे उसके बच्चे, उनको कौन मतलब। और जिस पॉपुलेशन में एड्स फैल जाए, तो वहां से बाकी लोग भाग जाते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही है कि जिस बंदे को एड्स हुआ मर गया, तो उसकी बीवी बच्चों को पालेगी, सिंगल पेरेंट होगा, इंक्रीज डिपेंडेंट रेशियो ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसकी अद्वियात का खर्चा,
क्योंकि इनकी अद्वियात महंगी हैं, क्या है, तो सोसाइटी पर भी इम्पैक्ट है और उस बंदे की फैमिली पर भी है। और सोशो इकोनॉमिक में एरो देखे नीचे टूरिज्म का है कि लो प्रोडक्टिव हो जाएगी, लोग भागना शुरू हो जाएंगे, कोई आएगा नहीं। ठीक है। सो ऑल इश्यूज आर देयर। ये है सोशो इकोनॉमिक का इसके। और बताइए। सही है सर, सही है, समझ ठीक है, नेक्स्ट गया। चलें। ठीक है। अगला टॉपिक मैं सेकंड पेज ऐड कर रहा हूँ और इस सेकंड पेज पर मैं ऐड कर रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक्स, मोड ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक वर्क। आ गया आपके सामने। जी सर, आ गई। ओके, स्टार्ट। एंटीबायोटिक्स वी नो वेरी वेल कि एंटीबायोटिक्स आर एक्चुअली दोज केमिकल्स हु किल बैक्टीरिया ओनली। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया को किल करती हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी को किल नहीं करती। एक बात। हाँ, दूसरी बात ये कि एंटीबायोटिक्स जो है ये कीमोथेरापेटिक एजेंट्स है, मतलब दीज आर द केमिकल्स। और ये केमिकल्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं किसी फंजाई से, किसी बैक्टीरिया से ही, माइक्रो हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं और ये दूसरे बैक्टीरिया को किल करते हैं। एंटीबायोटिक की बेसिकली दो तरह के मोड ऑफ एक्शंस हैं और दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। जो बैक्टीरियोस्टैटिक हैं वो तो जनाब सिर्फ बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, बाइंडरी फिशन है, उसको रोक देते हैं और उनकी तादाद बढ़ने नहीं देते। मैक्रोफेजिस आते हैं, वाइट ब्लड आते हैं और उन्हें खा के डिस्ट्रॉय करते हैं। बैक्टीरियोसाइडल जो हैं ये बकायदा किल करते हैं, ये मार देते हैं बैक्टीरियाज को। ठीक है। इसके अलावा हमने बनाई हुई इनकी और दो कैटेगरीज जो बैक्टीरियोसाइडल हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ऐसी एंटीबायोटिक जो सिर्फ एक ही तरह के बैक्टीरिया को किल कर सकती हैं, वह है नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो कई तरह के बैक्टीरिया को एट द सेम टाइम किल करने की सलाहियत रखती है। अब आ जाते हैं मोड ऑफ एक्शन, एंटीबायोटिक्स हाउ दे वर्क। एंटीबायोटिक्स की अच्छी बात यह है कि एंटीबायोटिक्स ओनली किल बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स हैं। यूकैरियोटिक सेल को ये कुछ नहीं कहती, मींस ह्यूमन सेल को डायरेक्ट ये हार्म नहीं करते केमिकल्स एंटीबायोटिक्स। अब यहाँ पर पेंसिलिन का आगे भी डिटेल में है, यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने कोट किया है कि पेंसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। पेंसिलिन किस तरह वर्क करती है कि पेंसिलिन एक खास तरह के बैक्टीरिया की सेल वॉल जब बन रही होती है, बाइंडिफिकेशन करके दो नए जब सेल बनते हैं और सेल वॉल बनती है, एट दैट टाइम, उस वक्त ये पेंसिलिन उसकी सेल वॉल के बनने के प्रोसेस में पेप्टाइडोग्लाइकन, बिकॉज सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो पेप्टाइडोग्लाइकन जब बनने लगती है तब ये बैक्टीरिया अपना ये पेंसिलिन अपना काम करती है और उस बैक्टीरिया की नए जो छोटे बैक्टीरिया बनते हैं उनकी सेल वॉल जिसने दोबारा से क्रॉस ब्रिजेस बनाकर जुड़ना होता है उसको जुड़ने नहीं देते।
वो एंजाइम जिसने इन नए बैक्टीरिया बनने वाले, जो नए बैक्टीरिया बने हैं उनकी सेल वॉल जब बननी थी, पेप्टाइडोग्लाइकन्स को आपस में जुड़कर सेल वॉल मजबूत होनी थी, तो उस एंजाइम को ये पेनिसिलिन ब्लॉक कर देती है एज इनहिबिटर, और पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल उनकी पोरस बनती है, वीक बनती है, कमजोर बनती है। ब्लड के प्लाज्मा में से पानी अंदर जाता है और बैक्टीरिया सेल फूल कर फट कर मर जाता है। तो एक इनका ये तरीकाकार है, इनका मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, मैं इसको दिखा भी देता हूँ, आगे हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ मैं दिखा देता हूँ। इसको छोड़ देते हैं। ये- हाँ, तो एक ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव ने दिखाई भी बेसिकली पेंसिलिन ही है, ये उसकी क्रॉस वॉल्स बनने नहीं दे रही। ठीक है, और बैक्टीरिया जो है वो सही तरीके से अपनी सेल वॉल कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं पाते। इसका नतीजा ये होता है कि उसमें पोर्स रह जाते हैं और बैक्टीरिया जो है वो फिर फूल कर फट कर मर जाता है। एंटीबायोटिक्स के एडवांटेजेस क्या हैं? एंटीबायोटिक का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई भी शख्स इंडिपेंडेंटली आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये तो उसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, और सेल्फ मेडिकेशन करके हर वक्त थोड़ा सा सर में दर्द, जिसम में दर्द या बुखार है, तो सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू बिला वजह डॉक्टर से पूछे बगैर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आ जाता है। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं और डायरेक्ट तो नहीं मुतासर करती बॉडी सेल्स को, लेकिन इनडायरेक्टली वो मुतासर करती हैं, डेफनेस कॉज करती हैं, बहरापन, जिस्म में दर्द, और बहुत से और साइड इफेक्ट्स इन एंटीबायोटिक्स के आते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक, क्योंकि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया मौजूद है जो हमारी मदद करते हैं डाइजेशन में। हमारे जिस्म के अंदर उन गुड बैक्टीरिया को भी वो किल कर देते हैं, जो कि नुकसान है, भूख नहीं लगती, और भी इसके अलावा बहुत से विटामिन वो बनाते हैं, वो भी बन नहीं पाते। सो दैट्स द इशू। ठीक है, तो अब हमने ये एंटीबायोटिक्स जो है इसका टॉपिक ये कंप्लीट किया। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा हाउ पेनिसिलिन वर्क एंड अफेक्ट द बैक्टीरिया एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड। ठीक है, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, रेजिस्टेंस आती क्यों है, फिर क्या हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया में आती है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये तमाम बातें कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और कल ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। सर ठीक है। मुझे